Hello everyone. A very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So here we are with our basic lecture of molecular biology. जैसे कि मैंने आपको कहा था हम लोग 25 जून से हम लोग मोलिकुलर बायोलॉजी का इन डेप्थ कोर्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर होंगे उनमें हम लोग मेनली बेसिक कंसेप्ट गेन करेंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल 0% भी नॉलेज नहीं है मोलिकुलर बायोलॉजी की, तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर उनको देखना मस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स हैं ये सोलली एनसीईआरटी बेस्ड है। उसके बाद फिर हम लोग मेन जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर स्विच करेंगे। ऑल राइट, सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का लेक्चर और जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, मोलिकुलर बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी में दिया गया कंसेप्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ताकि एक नींव आपकी डेवलप हो जाए। क्योंकि अगर आप लोगों को घर बनाना है तो नींव मजबूत होनी जरूरी है। वैसे ही हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन करेंगे। Without wasting your time, let's get started with our today's lecture. आप एक सिंपल सी बात बताओ, आपका बॉडी किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना है। मेरा बॉडी या फिर आप जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हो, जितने भी ह्यूमंस हैं, किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। तो आप लोगों ने 9th क्लास या 6th क्लास से ही एक डेफिनेशन सुनी होगी, दैट सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल से ही मिलके हमारा स्ट्रक्चर बना होता है, और सेल ही क्या होता है? सेल ही फंक्शनल प्रॉपर्टी जो है वो परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। लेट सपोज यहाँ पर एक इंडिविजुअल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज इसका नाम है नंदिनी। ठीक है, अब इसका बॉडी किससे मिलके बना है? इसका बॉडी भी तो सेल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? सेल से। बिलियंस ऑफ सेल से मिलके इसका बॉडी बना हुआ है। तो हम लोग एक सेल उठा लेते हैं यहां से, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल के पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक का ही मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये सेल है, और एनिमल सेल के पास में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सीधा ये हमारा क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो। और ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो पाया जाता है। इसी के अंदर क्या पाया जाएगा? हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमारे बॉडी में जो सारी फंक्शनिंग कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही एक सेल का जो फंक्शन कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर ये जो अपना डीएनए है, ये डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए आगे चल के आरएनए बनाएगा, और आरएनए आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब यहां पर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि जैसे आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में इंसुलिन जीन एक्सप्रेस होता है, आपके स्किन सेल में इंसुलिन जीन एक्सप्रेस नहीं होता। ठीक है, आपके पेनक्रियाज में इंसुलिन जीन एक्सप्रेस होता है लेकिन आपके स्किन सेल में नहीं होता। इसका रीजन क्या होगा?
इसका रीजन क्या ये होगा कि जो इंसुलिन जीन है वो आपके स्किन सेल में एब्सेंट है? नहीं, इंसुलिन जीन जो है वो आपके हर सेल में प्रेजेंट है, लेकिन कारण क्या है कि वो पैनक्रियाटिक सेल में ही एक्सप्रेस हो रहा है। कारण ये है कि देखिए, आपको ये पता है ये एग है और ये हैप्लॉइड फॉर्म में ही आपका स्पर्म। जब फ्यूजन होता है तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर एक सिंगल सेल बनती है, दैट इज जायगोट डिप्लॉइड फॉर्म में, ठीक है। और इसी एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन के रेडी होता है, इसी एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन के रेडी होता है। इसको क्या बोलते हो, इसको आप टोटीपोटेंट नेचर बोलते हो। द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू गिव राइज टू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। जायगोट को आप एक टोटीपोटेंट सेल भी कंसीडर करते हो। क्या है ये, टोटीपोटेंट सेल, क्योंकि इस एक सेल से क्या हो रहा है, इस एक सेल से एक पूरा का पूरा एक मल्टी सेल्यूलर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। यानी यहां पर क्या हो रहा होगा, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही होगी, फिर ये फर्दर ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही होगी, ये 2 सेल में डिवाइड हो रही होगी। तो इस तरीके से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना है जिसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल हैं। तो यहां पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहां पर थी, जो यहां पर डीएनए था, वो हर सेल में गया होगा। यानी कि आपके हर सेल के पास में सेम इंफॉर्मेशन या सेम जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है, दैट ऑल सेल्स हैव सेम डीएनए, या फिर कह सकते हो सेम जेनेटिक मटेरियल। इसको आप बोलते हो जीन इक्विवेलेंसी। किसका कॉन्सेप्ट है ये, जीन इक्विवेलेंसी। कि आपके जितने भी सेल्स हैं सबके पास में सेम डीएनए है, जितने भी सेल्स हैं सबके पास में सेम डीएनए है, सेम जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन यहां पर अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपका पैनक्रियाटिक सेल का, ये आपका पैनक्रियाटिक सेल है एंड ये आपका स्किन सेल है। यहां पर जो आपका पैनक्रियाटिक सेल है, पैनक्रियाटिक सेल में भी यहां पर आपका न्यूक्लियस होगा, यहां पर न्यूक्लियस होगा, राइट। और यहां पर ये आपका यहां पर ये डीएनए है, और डीएनए का ये वाला रीजन, जीन क्या होता है, जीन इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ डीएनए, है ना। तो ये इतना रीजन ये इंसुलिन जीन को कोड करता है, ठीक है। स्किन सेल में भी सेम न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में सेम जेनेटिक मटेरियल है, इस न्यूक्लियस में भी सेम जेनेटिक मटेरियल है, और यहां पर भी आपका इंसुलिन जीन प्रेजेंट है, यहां पर भी ये इतना इतना आपका इंसुलिन जीन प्रेजेंट है। लेकिन अब पैनक्रियाटिक सेल में ही क्यों एक्सप्रेस होता है इंसुलिन जीन, कोई स्पेशल पावर उसके पास में? पैनक्रियाटिक सेल में ये एक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है और स्किन सेल में ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है। इसलिए पैनक्रियाटिक सेल में इंसुलिन जीन जो होता है ये एक्टिवेटेड है, तो ये क्या बनाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन से बनाएगा इंसुलिन आरएनए से फिर प्रोटीन, और इस तरीके से ये जो इंसुलिन का जीन है ये फाइनली प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। एक जीन एक्सप्रेशन आपने टर्म सुना होगा, जीन एक्सप्रेशन का मतलब और कुछ नहीं होता, जीन का प्रोटीन में बनना ही जीन एक्सप्रेशन है। तो यहां पर इंसुलिन जीन पैनक्रियाटिक सेल में तो एक्सप्रेस हो रहा है लेकिन स्किन सेल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। इस कंसेप्ट का आप बोलते हो जीन डिफरेंशिएशन। क्या है ये, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है कि आपके हर सेल के पास में सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेने वाला डीएनए आपके हर सेल के पास में प्रेजेंट है, लेकिन कहां पर कौन सा जीन एक्सप्रेस होना है ये डिपेंड करता है कि वो जीन वहां एक्टिव है या नहीं है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में यहां पर यहां पर मैं एक बात आपको यहां पर कह सकते हैं, एक बात लिख सकते हैं कि डीएनए ही क्या है, डीएनए इज द बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर
इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ सेल, यानी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी डीएनए में प्रेजेंट है फिर आपके सेल की। कैसे? ये यहां पर देखो कि पैनक्रियाटिक सेल में इंसुलिन जीन एक्टिव है, और जीन क्या है? इट्स सेल्फ अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो यानी कि एक सेल का पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए के पास में। ठीक है, सो डीएनए इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर ऑफ द सेल। आई होप ये कंसेप्ट आपको हो गया क्लियर। सो अब आ जाते हैं हम लोग डीएनए के ऊपर। आपको दो टर्म क्लियर हो गए, एक जीनोम इक्विवेलेंसी क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में डेवलपमेंटल बायोलॉजी में समझाऊंगी, लेकिन यहां से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जीनोम इक्विवेलेंसी होने के बावजूद भी क्यों हर सेल में वो जीन एक्सप्रेस नहीं होता? रीजन क्या है? जीन एक्टिवेशन डिफरेंशिएशन, कि हर सेल में वो जीन एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए हर सेल में वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। जहां वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है वहां पर वो एक्सप्रेस कर जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीन बाकी के सेल्स में प्रेजेंट नहीं है। आपका इंसुलिन जीन आपके स्किन सेल में, आपके हेयर सेल में, आपके पैनक्रियाटिक सेल में हर जगह प्रेजेंट है। रीजन क्या है? कि वो पैनक्रिया में ही एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि वहां वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डीएनए के बारे में। तो डीएनए का लोकेशन आपको पता चल गया कहां पर है? डीएनए का लोकेशन आपका न्यूक्लियस में। कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। इसके अलावा डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस फुल फॉर्म से आपको बहुत सारे टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कैसे? इसको ब्रेक करो। डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट। डीऑक्सी का मतलब क्या है? डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब एब्सेंट, डी मतलब डीएक्टिवेटेड होता है ना, यानी एब्सेंट। तो ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है। राइबो, राइबो का मतलब क्या है? शुगर कौन सी होगी? राइबोज शुगर होगी। शुगर कौन सी होगी? राइबोज शुगर होगी। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? किससे मिलके बना होगा? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होगा। किससे मिलके? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होगा। अच्छा, डीएनए को आप लोग क्या बोलते हो? कि डीएनए क्या है? डीएनए आपका पॉलीमर है। डीएनए इज अ पॉलीमर मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या है? जो कि बहुत सारे मोनोमर से मिलके बना हुआ हो। जैसे कि आपकी एक ये माला है, तो ये माला किससे मिलके बनी होती है? एक एक मोती से मिलके बनी है। ये मोती, फिर ये मोती, फिर ये मोती, जब ये सारे मिले तब आपकी एक माला बनी। तो आपकी माला क्या है? पॉलीमर, यानी बहुत सारे मोतियों से मिलके बनी है। और एक मोती क्या कहलाएगा? मोनोमर। और जब ये बहुत सारे मोती मिल जाएंगे तब जाके पॉलीमर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जो सो डीएनए क्या है आपका? डीएनए आपका पॉलीमर है। ठीक है, सो डीएनए पॉलीमर है। जैसे आपका अमीनो एसिड्स है, हम एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन क्या है आपका? प्रोटीन आपका पॉलीमर है और मिलके किससे बना है? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड आपका मोनोमर है। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड आपका मोनोमर है। इन द सेम वे, जैसे आपका पॉलीसेकेराइड आपका क्या है? पॉलीसेकेराइड आपका मोनोमर पॉलीमर है। क्या है ये? पॉलीमर। किससे मिलके बनता है? ये बनता है मोनोसेकेराइड से मिलके। किससे मिलके बनता है? मोनोसेकेराइड से मिलके। और मोनोसेकेराइड क्या है आपका? मोनोसेकेराइड्स आपके मोनोमर है। बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे तब जाके आपका पॉलीसेकेराइड बनेगा, जो कि आपका क्या है? पॉलीमर है। जैसे बहुत सारे आपके अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, वैसे ही डीएनए भी आपका पॉलीमर है। किससे मिलके बनता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके, एंटी यानी न्यूक्लियोटाइड,
बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ेंगे और तब जाके आपका क्या बनता है, तब जाके आपका एक डीएनए बनेगा, जो कि आपका क्या है, पॉलीमर है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के डीएनए बनाते हैं, इसलिए डीएनए को आप क्या बोलते हो, पोली। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं इसलिए इसको बोला जाता है पोलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है, पोलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है यहाँ पर, मोनोमर। सो डीएनए किससे मिलके बनता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए बनता है, दैट्स व्हाई डीएनए इज कॉल्ड पोलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखता है, अब क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, अमीनो ग्रुप लगा होता है, COH ग्रुप लगा होता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर इस तरीके से R ग्रुप लगा होगा, तो इस तरीके से एक अमीनो एसिड होगा, और ऐसे अमीनो एसिड्स मिलके तब आपका प्रोटीन बनाएंगे। तो वैसे मैंने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलकर आपका क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपका डीएनए बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड दिखता कैसे है, ये भी तो क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे दिखता है। तो अभी तक हमने क्या बात की, मेन मेन पॉइंट लिखवा देती हूँ कि डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पोलीन्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ किससे मिलके बनाता है, पोली मतलब बहुत सारे। सो डीएनए इज अ पोलीन्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर है। सो यहां पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बीच में होती है राइबोज शुगर, ये मान लो ये आपके राइबोज शुगर है, और राइबोज शुगर अपने एक हाथ में यहां पर इधर के साइड पकड़ के क्या रखती है, नाइट्रोजनस बेस। क्या, नाइट्रोजनस बेस, क्या पकड़ के रखेगी, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। इसके अलावा एक साइड ये क्या पकड़ के रखेगी, एक साइड ये पकड़ के रखेगी आपकी यहां पर फोस्फेट ग्रुप। क्या पकड़ के रखेगी, फोस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है नाइट्रोजनस बेस क्या क्या है। सो नाइट्रोजनस बेस जो है आपके, ये आपका प्यूरिन हो सकता है, या आपके प्यूरिन हो सकते हैं, या आपके पिरामिडिन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, प्यूरिन हो सकते हैं, पिरामिडिन हो सकते हैं। जो प्यूरिन है, प्यूरिन आपका क्या होता है, जैसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो, प्योर एज गोल्ड, कि प्यूरिन में क्या क्या आएगा, ए से एडेनिन और जी से ग्वानिन, और पिरामिडिन में क्या आएगा, जो बाकी बच गया आपके थाइमिन और साइटोसिन, और अगर आरएनए है तो थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो ये आपके नाइट्रोजनस बेस है। एक चीज और ध्यान रखना, प्यूरिन में 2 रिंग्स होते हैं। प्यूरिन में इस तरीके से देखोगे तो प्यूरिन में यहाँ पर आपको 2 रिंग्स देखने को मिलेंगे, जबकि पिरामिडिन में केवल 1 रिंग होती है। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ नाइट्रोजनस बेस हम लोग ने देख लिया, फिर बात करते हैं यहाँ पर पेंटोज शुगर। राइबो शुगर क्या होती है, पेंटोज। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। तो इस शुगर के बारे में देख लेते हैं, कैसी दिखती है ये शुगर। मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियोटाइड हमारा 3 चीजों से मिलके बना है। किस किस से मिलके बना है, नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस तो हम लोगों ने देख लिया क्या होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमारा प्यूरिन और पिरामिडिन होता है, ये हम लोग ने देख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, राइबोज शुगर, जो कि आपके पेंटोज है, 5 कार्बन कंटेनिंग है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इन 3 से मिलके बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो यहां पर राइबो शुगर जो हमारी है, नाइट्रोजनस बेस हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग राइबो शुगर के बारे में। आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 टाइप के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड।
तो मोनोसेकेराइड में आप लोगों ने ये डिस्कस किया होगा। जैसा कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 टाइप की होती है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड जो होता है इसमें जो कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड मेड अप ऑफ कितने कार्बन से कितने कार्बन तक होंगे यहाँ पर, इसमें जनरली आपको 3 से 7 कार्बन तक के बीच के कंपाउंड मिलेंगे, या तो 3 कार्बन कंटेनिंग, या तो 4 या 5 या 6 या 7। जो 3 कार्बन कंटेनिंग है उनको बोल देते हैं ट्रायोज, फिर टेट्रोज, है ना, फिर पेंटोज। तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटोज, 6 फिर हेक्सोज, 7 कार्बन कंटेनिंग को हेप्टोज, है ना। तो यहां पर जो 5 कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है, 5 कार्बन कंटेनिंग जो शुगर है, उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। और इसके अंदर हम लोग बात करते हैं राइबोज शुगर के बारे में, जो कि आपकी आरएनए में प्रेजेंट होगी, और डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में, दैट इज प्रेजेंट इन योर मैजिकल मॉलिक्यूल, दैट इज डीएनए। सो डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होगी, ये आपकी प्रेजेंट होगी डीएनए के पास में, ठीक है। सो नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। मैंने क्या बताया आपको, जो आपका डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है या पॉलीमर होता है। अगर वो पॉलीमर है तो मोनोमर से मिलके बना होगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो है मोनोमर, जिसे मिलके आपका पॉलीमर बना है। जैसे एक एक मोती से मिलकर तब आपकी माला बनी है, तो यहां पर डीएनए एक एक मोती यानी एक एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका क्या बना है, डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका डीएनए बना है, इसलिए आपका डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में मैंने आपको बता दिया प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन के स्ट्रक्चर में जनरली आपको नाइट्रोजन और कार्बन मिलेगा, इसलिए इनको नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, यानी वो बेस जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे, जिसमें आप प्यूरिन के बारे में पढ़ते हो और पिरामिडिन के बारे में पढ़ते हो। प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें 2 रिंग्स देखने को मिलेंगी, पिरामिडिन के स्ट्रक्चर में एक ही रिंग देखने को मिलेगी। प्यूरिन का एग्जाम्पल आपका एडेनिन है और ग्वानिन है। पिरामिडिन का एग्जाम्पल आपका थाइमिन है, साइटोसिन है। और जो आपका आरएनए है, आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमिन की जगह पर आपका यूरेसिल यूज होता है। ये चीज हम लोग ने देख ली। फिर बात आती है हमारी शुगर के बारे में। शुगर हमारी पेंटोज शुगर है, एग्जाम्पल के लिए राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर जो है ये आरएनए में यूज होती है। तो डीएनए है तो क्या यूज हो रहा होगा, डीएनए है तो आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज हो रही होगी। वेट फॉर अ सेकेंड। डीएनए है तो आपकी क्या यूज हो रही होगी, डीऑक्सीराइबोज। तो यहां पर क्या हो गया आपके डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। माइन्यूट सा डिफरेंस होता है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में, ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि 5 कार्बन कंटेनिंग होता है आपका पेंटोज शुगर। तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। फर्स्ट कार्बन पर आपका लगा होता है एल्डेहाइड ग्रुप, इस तरीके से यहां पर आपका लगा होता है एल्डेहाइड ग्रुप। एल्डेहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO। तो फर्स्ट कार्बन पर एल्डेहाइड ग्रुप लगा होता है, बाकियों में इधर की तरफ OH, OH, इधर की तरफ OH, इधर की तरफ OH, इधर की तरफ H, 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 H। तो पहला कार्बन आपका ये है, फर्स्ट कार्बन ये है आपका, फिर ये आपका सेकंड कार्बन है, फिर ये थर्ड कार्बन है, फिर ये फोर्थ कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन हो गया, ये आपका ओपन स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला जो कार्बन है, ये इस फर्स्ट वाले कार्बन को बोलता है चल भाई बॉन्ड बना लेते हैं। फर्स्ट वाला कार्बन बोलता है भाई तू पागल है क्या, बॉन्ड मैं कैसे बनाऊं, मेरी तो वैलेंसी फुलफिल है। एक बॉन्ड मैंने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, 2 बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन के साथ बना रखे हैं, और 1 बॉन्ड मैंने नीचे वाले सेकंड वाले कार्बन के साथ बना रखा है। मेरे को तो 4 ही बॉन्डिंग चाहिए थी, तो मेरी वैलेंसी तो कंप्लीट है।
और बोलो तू बड़ा बॉन्ड बनाने की बोल रहा है, तेरी भी तो वैलेंसी कंप्लीट है, तूने भी एक बॉन्ड थर्ड कार्बन के साथ, एक फिफ्थ कार्बन के साथ, एक H के साथ, एक OH के साथ बना रखा है, तेरी भी तो वैलेंसी कंप्लीट है, तो कैसे बॉन्डिंग बनाए हम दोनों। तो फोर्थ वाला कार्बन बोलता है तू टेंशन मत ले, मैं एक काम करता हूं। तो ये फोर्थ वाला कार्बन क्या करता है, फोर्थ वाला कार्बन यहां पर, ये H है, ये यहां पर इस तरीके से कार्बन OH H, ये फोर्थ वाला कार्बन है, ये कुछ यहाँ पर अपनी कारीगरी दिखाएगा, OH H H। ये फोर्थ वाला कार्बन क्या करता है ना, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। तो जो फोर्थ वाला कार्बन है ये अपने OH को उठाकर यहां ले आता है, OH को उठाकर यहां ले आता है और अपना H इसको दे देता है। तो जब इसके पास में ये H चला गया, इसके पास में ये H चला गया, तो यहां पर ये जो है सिंगल बॉन्ड यहां पर बनाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ इसकी यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहां पर ये H इसका हट गया यहां से, अब जो इसका फोर्थ वाले का था, और यहां पर एक रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म हो गया, एक रिंग सी दिख रही है आपको ये, और ये फिफ्थ वाला कार्बन इस रिंग से बिल्कुल बाहर है, ये फिफ्थ वाला कार्बन क्या है, इस रिंग से बाहर है। अब मैं बनाऊं, बीच में क्या है, बीच में ऑक्सीजन है, राइट, इस तरीके से फिफ्थ वाला कार्बन बिल्कुल बाहर है ना, तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद ये वाली ऑक्सीजन है, फर्स्ट कार्बन में यहां लगा दूं, यहाँ पहला कार्बन आ जाएगा, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन, और पांचवा रिंग से बाहर है, तो ये देखो CH2OH, ये बिल्कुल रिंग से बाहर है, इसको मैंने CH2 लिख दिया, ये हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका CH2OH, फिफ्थ कार्बन बिल्कुल मैंने रिंग से बाहर बना दिया, फिफ्थ वाला। फोर्थ वाला कार्बन ये रहा, ठीक है, ये थर्ड वाला कार्बन है, ये सेकंड वाला कार्बन है, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला कार्बन, फिफ्थ वाला कार्बन। फोर्थ वाले कार्बन में देखो केवल हाइड्रोजन है ना, तो इसमें नीचे लटका दूंगी मैं हाइड्रोजन। थर्ड वाले कार्बन में देखिए OH, तो नीचे OH लटका दूंगी, और साइड में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऊपर। सेम सेकंड वाले में नीचे OH लटका दूंगी, ऊपर H लटका दूंगी। फर्स्ट वाले में देखिए OH है, तो फर्स्ट वाले में भी यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाले में यहाँ पर OH ऊपर की तरफ होगा, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाले में OH क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आपका ये रिंग स्ट्रक्चर जो है ये बन गया। अब ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है आपका राइबोज का। किसका है, राइबोज का। इसमें और डीऑक्सीराइबोज में फर्क क्या होता है, केवल फर्क ये होता है कि सेकंड वाले से ऑक्सीजन का एब्सेंट होना, सेकंड वाले पे ऑक्सीजन एब्सेंट होना, केवल हाइड्रोजन होना, OH ना हो कि यहाँ H है, तो ये होगा डीऑक्सीराइबोज, यानी डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन एब्सेंट है सेकंड प्राइम से, ठीक है। तो ये फर्क होता है आपका राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में। तो ये राइबोज का स्ट्रक्चर है, डीऑक्सीराइबोज का बना के मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा बनता है। कुछ नहीं, सिंपल है, ऐसे ही बनेगा। 5 कार्बन, फर्स्ट वाले कार्बन में OH H, सेकेंड वाले कार्बन, ये बीच में ये कार्बन है, ये मैं लगा नहीं रही हूँ, बीच में ये कार्बन है, ठीक है। ये फिफ्थ वाला कार्बन तो सबसे बाहर जाएगा, ये फिफ्थ वाला कार्बन है, ये फोर्थ वाला कार्बन है, ये थर्ड वाला कार्बन के नीचे OH है, H है, फिर यहाँ पर आपका H है, ये फर्स्ट वाला कार्बन है। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन में हाइड्रोजन का होना, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, कौन से प्राइम से, सेकेंड प्राइम पे, ये होता आपका डीऑक्सीराइबोज। बस ये डिफरेंस होता आपका राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में, ठीक है। राइबोज शुगर आपकी RNA में होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर आपकी DNA में होती है, बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों में ही दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहां से आता है, ये फॉस्फेट ग्रुप आता है, थर्ड आता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। फिर मैं तीनों को ज्वाइन करके आपको दिखाऊंगी कि न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखता है। फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप का आपका आता है फॉस्फोरिक एसिड से। कहां से आता है फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप आता है आपका फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड।
जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो P एक है तो P को बीच में ले लो, 4 ऑक्सीजन है, चारों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और 3 लगा दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये होता है आपका H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड से हमें फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। अब यहाँ पर ये फॉस्फोरिक एसिड इतना इतना जो स्ट्रक्चर है आपका, दिस वन, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर, इसके अलावा ये आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये आपके मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब तीनों को हम लोग कर देते हैं ज्वाइन। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों के तीनों को न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस को, डीऑक्सीराइबोज को, यहाँ राइबोज लिखा हुआ है, ये डीऑक्सीराइबोज कर लेना, डी ऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को जोड़ के अब मैं न्यूक्लियोटाइड दिखता कैसे ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड मैंने क्या कहा, किन तीन से मिलके बनता है, न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप में इधर की तरफ बीच में मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर बना देती हूँ, ये इस तरीके से आपकी डीऑक्सीराइबोज। यहां पर आपका सेकंड पे हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ऊपर भी हाइड्रोजन। यहाँ OH है, जनरली सेकंड प्राइम पर क्या होना चाहिए था, OH होना चाहिए था, लेकिन डीऑक्सी में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। थर्ड कार्बन पर ये हाइड्रोजन, फोर्थ कार्बन पर ये हाइड्रोजन और फिफ्थ कार्बन सबसे बाहर होता है, ये होता है आपका CH2OH, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये CH2OH है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक H यहां पर और यहां पर OH, ये हो गया ना, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और OH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसके अलावा यहां पर जो फर्स्ट वाला कार्बन है ना, ऊपर OH होता है, इस OH को हटाकर यहां पर क्या लग जाता है, इस OH को हटाकर यहां पर आपका क्या लगेगा, यहां लग जाता है आपका नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, या आपका एडेनिन हो सकता है, या आपका ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस ये हो सकता है। क्लियर है? ये आपका हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके अलावा आपका होगा यहाँ फॉस्फेट ग्रुप। तो यहां पर ये जो नाइट्रोजनस बेस इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जुड़ा होता है, किस बॉन्ड के थ्रू ये लिंक होगा, तो ये आपका लिंक होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। कौन से बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होगा। शुगर के साथ में जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा वो कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक होगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला मैंने H3PO4 बताया था। तो यहाँ पर आपका PH3, 3 हाइड्रोजन थे और 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन ऐसे लगा लिए, 3 हाइड्रोजन थे तो 1 2 3, ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड था। तो यहां से फॉस्फेट ग्रुप हमें मिला। तो यहां पर ये एसिड है, ये क्या है, ये एसिड है। कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड इस OH के साथ, ये OH क्या है, इस OH का नेचर है अल्कोहल, अल्कोहल OH ही बोलते हैं ना अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को COH। तो ये एसिड इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अल्कोहल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद में यहां पर इस तरीके से बॉन्डिंग दिखेगी आपको, यहां इस तरीके से, यहां बना के दिखा देती हूं मैं। फाइनली कैसे दिखेगा, फाइनली इस तरीके से दिखेगा अब आपका। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बना के दिखा देती हूँ। वाटर का रिमूवल यहां से हुआ, ये यहीं पर आप समझ लो, इधर से ही ये देखो, यहां से वाटर का रिमूवल हुआ। वाटर का रिमूवल होगा तो H2O निकलेगा, बीच में केवल ऑक्सीजन रह जाएगा। तो H2O ये निकल गया यहां से, बीच में क्या बचा, बीच में केवल बचेगा आपका ऑक्सीजन। इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को बोलते हो आप एस्टर बॉन्ड, क्योंकि अल्कोहल और
एसिड के बीच में रिएक्शन हुई है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और रिलीज क्या हुआ है, रिलीज हुआ है वाटर, ठीक है, वाटर रिलीज हुआ है यहाँ पर, दोनों के OH OH था तो वाटर रिलीज हो गया, ऑक्सीजन बच गया, तो यहाँ जो बॉन्ड होगा वो होगा एस्टर बॉन्ड। समझ आ गया कि यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड और राइबोज शुगर के कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो एस्टर बॉन्ड है, और नाइट्रोजनस बेस और राइबो शुगर के बीच जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, तो आपका न्यूक्लियोटाइड किन 3 चीजों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड आपका फॉस्फेट ग्रुप, इसके अलावा डीऑक्सी राइबो शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इन 3 चीज से मिलकर आपका बना है क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। अब यहां पर ये तो एक ही न्यूक्लियोटाइड है, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं वो देख लेते हैं हम, तब जाके आपका डीएनए बनता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो अब मैं सिंपली यहां पर बनाती हूँ, ये आपकी मान लो राइबो शुगर है, शुगर को मैं इस तरीके से बना रही हूँ, वेट फॉर ए सेकेंड, चलो ओपन करके बना देते हैं। यहाँ पर ये देखो ये शुगर है आपकी, यहाँ पर OH है, यहाँ पर केवल आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये OH निकल गया था, केवल ऑक्सीजन रह गया था। फिर इसके बाद में यहाँ पर फॉस्फेट था, इसके अलावा यहाँ पर एक OH यहाँ था, एक OH यहाँ था, यहाँ ऑक्सीजन था, है ना। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट वाले पर यहाँ पर आपका नाइट्रोजनस बेस जो है ये जुड़ा हुआ होता, इस तरीके से था स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ था इस तरीके से, इधर नाइट्रोजनस बेस है, इधर आपका एस्टर बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये आपका एस्टर बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको फॉस्फो एस्टर बॉन्ड भी बोलते हो। क्या बोलते हो, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट जुड़ा है, और ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। नीचे इसी के साथ नीचे भी यहां पर इसी तरीके से एक और यहाँ राइबो शुगर है, ये OH है, ये H है, ये यहाँ पर कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हुई है, और इधर की तरफ आपका क्या जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ आपका जुड़ा हुआ है OH और O, यहाँ जुड़ा होगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक तरफ से तो ये आपका यहाँ पर एक तरफ से तो ये फॉस्फेट शुगर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, शुगर से जुड़ा हुआ है, कौन से बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू। ये कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, किसके साथ, राइबो शुगर के साथ। दूसरा क्या होता है, इससे ये जो OH है ना, ये वाला OH, ये जो 3 प्राइम है राइबो शुगर का, ऊपर वाला जो राइबो शुगर है, ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का, अब ये आपका एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, और ये एल्कोहल है दूसरा, ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, अब यहां पर भी देखिए क्या कंडीशन, दोनों रिएक्ट करेंगे, वाटर रिलीज होगा, क्या होगा, यहां से भी वाटर रिलीज होगा, और फाइनली कंडीशन क्या होगी, फाइनल कंडीशन यहां इस तरीके की होगी, ध्यान से देखिएगा, बीच में राइबो शुगर है, ठीक है, यहां पर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, OH OH ऑक्सीजन, इसके अलावा यहां पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ी हुई है, नीचे वाला यहां पर राइबो शुगर है, ठीक है, यहां पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, फॉस्फेट, वेट में इधर से ये रिलीज करके दिखा देती हूँ आप लोग को, ऐसे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहां पर ये जो अगला जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड, ये कोई फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड सेकंड है, तो यहां पर जो पहले न्यूक्लियोटाइड, आपको क्लियर है कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, और आपका जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनाता है, ये दोनों में ही आपको दिख रहा है।
लेकिन एक नई बात क्या दिखी कि जो सेकंड वाला न्यूक्लियोटाइड है वो फर्स्ट वाली न्यूक्लियोटाइड के राइबोज शुगर के 3 प्राइम पे अटैक करेगा और रिएक्शन होगी यहाँ पर और वाटर रिलीज होगा और यहाँ पर भी ये एक बॉन्ड बना लेगा। वाटर रिलीज हुआ तो OH में से इस OH और इस OH में से H2 निकल गया तो केवल ऑक्सीजन रह जाएगी यहाँ पर भी, तो केवल यहाँ ऑक्सीजन रह गई, तो यहाँ केवल ऑक्सीजन रह गई। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा अब आपको। कुछ इस तरीके का ये आपको दिखेगा। तो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बन गया, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बन गया, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। तो एक ही फोस्फेट दो जगह फोस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है, एक तो बना रहा है शुगर के साथ और एक ऊपर वाले शुगर के साथ में, तो इसलिए इसको बोलते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। क्लियर है इतनी बात। और आप कितना भी ये प्रोसेस यहां पर बनाते चलो, आगे मान लो कोई और न्यूक्लियोटाइड आएगा, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप होगा, वो इस OH के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो लास्ट वाला जो OH होगा वो फ्री ही रहेगा। लास्ट वाला 3 प्राइम का OH फ्री रहेगा और ऊपर वाला जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का ये OH, ये भी फ्री रहेगा। तो यानी कि आपका यहां पर 5 प्राइम पे ऊपर देखिए फॉस्फेट फ्री है, ये किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ में नहीं रिएक्ट कर रहा हो, तो इसका 5 प्राइम का फॉस्फेट फ्री है और नीचे वाले का हमेशा ये 3 प्राइम का OH फ्री रहेगा। ठीक है, क्लियर बात है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरीके से आप एक टेम्पलेट स्ट्रैंड रीड करते हो। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पर एक बात आती है, जो आपका DNA होता है ना वो 2 चेन से मिलके बना होता है। DNA इज मेड अप ऑफ 2 चेन, एक ही चेन नहीं होती, 2 चेन से मिलके बना होता है। मेड अप ऑफ 2 चेन, 2 चेन से मिलके बना हुआ होता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये राइबो शुगर है, इधर आपका एक जगह फॉस्फेट ग्रुप लगा है, एक जगह आपका नाइट्रोजनस बेस लगा है ना, एक चेन तो ये इस तरीके से है। फिर ये 3rd प्राइम वाला यहां पर ये फिर फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद में फिर यहां पर इस तरीके से रिएक्शन है, ये फॉस्फेट लगा है, एक जगह नाइट्रोजनस बेस लगा है। सेम यहां पर भी न्यूक्लियोटाइड आपका है, यहां पर आपका नाइट्रोजनस बेस लगा है, यहां पर आपका फॉस्फेट लगा है और ये फॉस्फेट इस 3rd वाले के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक चेन तो ये है और एक और चेन यहां पर होती है और उस चेन का जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना वो इसके साथ रिएक्ट करता है, इस नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो अगर ये चेन इस तरीके से है यहां पर, तो आपको पता है कि 5 प्राइम ये हमेशा फ्री रहेगा इसका और लास्ट वाले का ये 3 प्राइम हमेशा फ्री रहेगा। तो अगर दूसरी चेन भी कुछ इस तरीके से है, ये फॉस्फेट है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फेट है, तो दोनों बॉन्डिंग कैसे करेंगे, ये नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड कैसे करेगा, नहीं बॉन्ड बना पाएगा। इसीलिए ये वाली जो चेन होती है ना ये थोड़ी आपकी एंटी पैरेलल होगी, उल्टी होगी। उल्टी कैसे, बिल्कुल रोटेट होगी इस तरीके से। तो ये बिल्कुल रोटेट होगी तो नाइट्रोजनस बेस आपका इधर चला जाता है और आपका फॉस्फेट ग्रुप इधर चला जाता है, तो इसलिए नाइट्रोजनस बेस जो है ये आपस में बॉन्ड बना पाते हैं। नाइट्रोजनस बेस मान लो यहाँ एडेनिन है या थाइमिन है तो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। लेट सपोज अगर यहाँ ग्वानिन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा होगा। इस बॉन्ड को क्या बोलते हो, इसको बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, अब सिंपल स्ट्रक्चर, अगर जितनी भी चीज अब तक हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो यहां पर देखिए इसका 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है, तो इसका क्या होगा, इसका यहाँ पर 3 प्राइम OH फ्री रहेगा, इसका 3 प्राइम OH फ्री रहेगा। ठीक है, इसका क्या फ्री रहेगा, 3 प्राइम OH सेकेंड चेन का, और नीचे इसका 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री रहेगा अगर इसका 3 प्राइम OH फ्री है तो। ठीक है, इस तरीके से एक पैरेलल होती है कि एंटी पैरेलल होती है। तो जनरली जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना DNA का, इस तरीके से पढ़ते हो, इस तरीके से, और यहाँ पर AT। ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस जो है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। ये मैं नाइट्रोजनस बेस को केवल N से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, नाइट्रोजनस बेस को, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं ना, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस बीच में जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पर आपको पता चल गया ये 5 प्राइम फॉस्फेट कैसे है, 3 प्राइम OH कैसे फ्री है।
दूसरी आपकी एंटी पैरेलल होते, उल्टी होते बिल्कुल ही, ताकि नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हो सके। तो इसलिए इसका 3' OH फ्री रहेगा। ये देख भी सकते हो आप लोग, इसका 5' फॉस्फेट फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं रहेगा, लेकिन इसका 3' OH फ्री रहेगा। तो इसका 3' OH फ्री रहेगा और नीचे इसका 5' फॉस्फेट फ्री रहेगा। और एक चीज बोलते हो ना, आपके डीएनए का जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनता है। तो ये जो बैकबोन है, समझ गए किससे मिलके बना है? ये बैकबोन आपका बना है शुगर और फॉस्फेट से मिलके। डीऑक्सी राइबोज शुगर है यहाँ पर, और इसके अलावा आपका यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, और बीच में क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस क्या क्या हो सकते हैं आपके? एडेनिन, इसके अलावा थाइमिन, एडेनिन, इसके अलावा ग्वानिन। एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थाइमिन के साथ। और ग्वानिन किसके साथ पेयर करता है? साइटोसिन के साथ। एडेनिन और ग्वानिन क्या है आपकी? दोनों के दोनों आपके प्यूरिन है। और थाइमिन और साइटोसिन क्या है? दोनों के दोनों पिरामिडिन है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्यूरिन हमेशा पेयर करेगा किसके साथ? पिरामिडिन के साथ हमेशा पेयर करेगा। तो मैंने इन डेप्थ आपको एक एक चीज समझा दी है कि किस तरीके से आपके न्यूक्लियोटाइड और किस तरीके से आपका डीएनए बनता है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डीएनए क्या होता है आपका? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए आपके न्यूक्लियस में। क्योंकि डीएनए इतना बड़ा होता है आपका, अप्रोक्स मान लो 2-2.5 फीट का मान लो आपका डीएनए, तो किस तरीके से वो आपका छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे रैप होता है वो। तो डीएनए की लेंथ आपकी बहुत बड़ी होती है, और किस तरीके से वो आपके न्यूक्लियस में रैप होगा ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप ऊन के ऊपर एक गोला सा होता है ना, उसके ऊपर ऊन इस तरीके से लपेटते जाते हो, लपेटते जाते हो, लपेटते जाते हो, वैसे आपका हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपका डीएनए, जैसे ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर डीएनए इस तरीके से लिपटा हुआ होता है। तो यही हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो अभी हम लोग डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में और डीएनए की पैकेजिंग के बारे में देखेंगे। तो डीएनए क्या है आपका? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। ये दिया था आपका वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने इसको प्रपोज किया था। सो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इतना इतना हम देखते हैं। ये एक टर्न है, यहां से लेके एक बार ये घुमा है, एक बार ये इस तरीके से यहां तक घुमा है, तो इसको बोलते हैं एक टर्न। क्या बोलते हो? एक टर्न। स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही नहीं बना, लेकिन फिर भी समझ जाओ आप लोग। इसको बोलते हो आप एक टर्न। एक बार इसने इस तरीके से, एक बार सांप होता है ना, जैसे इस तरीके से रोटेट करता है, तो एक बार इसने टर्न किया सिंगल टर्न, इसको बोलते हो सिंगल टर्न। ठीक है, तो आपका डीएनए डबल हेलिकल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और यहां पर क्या है? यहां पर इस एक टर्न में यहां से लेकर यहां तक, इसको आप बोलते हो वन टर्न। यहां तक आपके टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। 10 बेस पेयर प्रेजेंट होने का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे एक नाइट्रोजनस बेस जो है, 10 बेस पेयर होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक बेस, एक नाइट्रोजनस बेस, दो नाइट्रोजनस बेस, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, छठवां नाइट्रोजनस बेस पेयर, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इस तरीके से 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। यानी लेट सपोज ए ने टी के साथ, फिर इस तरीके से 5 बार यहाँ पर पेयरिंग है, नीचे वाले में भी 5 बार पेयरिंग है। तो यहाँ पर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। तो ये पेयर है, पेयर यानी जोड़ा। यहाँ पर देखिए ये 2 है। ठीक है, तो पेयर में तो हम इसको एक ही कंसिडर करते हैं। फिर ये 2 है, फिर ये 3 है,
फिर इस तरीके से यहाँ तक गिनोगे टोटल 10 है, ऊपर वाले में 5, नीचे वाले में 5, तो 10 बेस पेयर है। और केवल बेस के बारे में बात करें तो केवल बेस के बारे में पेयर बिल्कुल गिने ही ना, तो टोटल 20 बेस है। टोटल कितने बेस है? 20। पेयर में देखें तो 10 है, और वैसे बिना पेयर में देखें तो कितने हैं? 20 बेस है। बिना पेयर में बात करें तो पेयर यानी जोड़ा, है ना, तो पेयर में ये 10 है, विदाउट पेयर बात करें तो सिंगल ही बात करें तो 20 है। क्लियर? 20 बेस। इसके अलावा यहां पर ये जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 3.4। लेंथ कितनी होती है इस वन टर्न की? 3.4 नैनोमीटर। और आर्मस्ट्रॉन्ग में होती है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। कितनी होती है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी? इस एक टर्न की, जिसमें 10 बेस पेयर है। और यहां पर ये दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की कितनी होगी? दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच 10 की कितनी है? 10 की 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दो के बीच की कितनी होगी? डिवाइड बाय 10 कितनी होगी? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको आप बोलते हो पिच ऑफ, इस लेंथ को आप लोग पिच ऑफ डीएनए भी बोलते हो। लेंथ ऑफ डीएनए या फिर पिच ऑफ डीएनए इसको कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? कि इस एक टर्न में टोटल आपके 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर यानी पेयर यानी जोड़ा। एक एक के बारे में बात करिए, देखो ये दो है ना नाइट्रोजनस बेस पेयर, एक एक दो है। सिंगल के बारे में बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 20 होंगे। ये पेयर में बात करोगे तो 10 होंगे। ठीक है, तो एक टर्न में 20 बेस पेयर होते हैं, वैसे बात करोगे तो 10 पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर होंगे, वैसे बात करोगे तो 20 बेस होते हैं। लेंथ कितनी होती है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। दो यहाँ पर जो आपके नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच की 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। ये आपका जनरली बी डीएनए, जनरली हम लोग बी डीएनए के बारे में ही बात करते हैं, तो ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग चारगाफ रूल के बारे में। चारगाफ रूल क्या कहता है कि प्यूरिन हमेशा ही पिरामिडीन के साथ में पेयर करेगा। प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद पिरामिडीन, पेयर विद पिरामिडीन। जैसे कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा डबल बॉन्ड से। एडेनिन क्या है आपका? एडेनिन आपका प्यूरिन है, थाइमिन आपका पिरामिडीन है। आपका ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। ग्वानिन आपका प्यूरिन है, साइटोसिन आपका पिरामिडीन है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था यहां पर A+G, कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरामिडीन होंगे, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरामिडीन होंगे। क्योंकि अगर मान लो कि एक प्यूरिन है A, तो पिरामिडीन क्या होगा? थाइमिन, क्योंकि प्यूरिन हमेशा ही पिरामिडीन के साथ पेयर करेगा। मान लो मैं बोल दूं कि आपके पास में 5 प्यूरिन है, तो पिरामिडीन कितने? ऑब्वियस ही बात है 5 ही है। 5 प्यूरिन जैसे A, तो पिरामिडीन कितने होंगे? ए हमेशा टी के साथ, जी सी के साथ, ए आपका टी के साथ, जी सी के साथ, और ए आपका टी के साथ। तो ये टी और सी आपके पिरामिडीन है। तो अगर 5 प्यूरिन है तो 5 ही पिरामिडीन है, क्योंकि प्यूरिन हमेशा पिरामिडीन के साथ ही पेयर करता है। ए हमेशा टी के साथ ही करेगा और जी हमेशा सी के साथ ही पेयर करेगा। इसलिए इन्होंने फॉर्मूला दिया A+G=T+C। क्लियर है? क्वेश्चन यहां पर एक मैं आपको करवाती हूं। फॉर एग्जाम्पल एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आपके पास में जो थाइमिन है वो 30% है। थाइमिन दिया गया है 30%। अब ग्वानिन बताओ कितना होगा? 30% है, ग्वानिन बताओ कितना होगा? तो आपको पता है A+G=T+C। टोटल मान लो ये 100% है, ठीक है, टोटल 100% ये सब AGTC। तो यानी कि ये वाला 50% होगा, ये वाला आपका 50% होगा, तभी मिलके आपका टोटल 100% है।
तो अगर आपको थायमिन दे दिया 30%, थायमिन अगर 30% है तो साइटोसिन कितना बचा? 20%, राइट। ग्वानिन पूछ रहे कि ग्वानिन कितना होगा, तो आपको पता है कि ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ पेयर करता है और जो थायमिन है वो आपका एडेनिन के साथ पेयर करता है। तो अगर आपका थायमिन 30% है, थायमिन अगर आपका 30% है तो एडेनिन भी आपका 30% होगा, ठीक है। अगर ग्वानिन आपका, साइटोसिन अगर आपका कितना है, यहाँ पर साइटोसिन 20% आया है तो ग्वानिन कितना होगा? 20%, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। या फिर ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, अगर ऐसे नहीं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो टोटल आपका 100% है, ठीक है। टोटल आपका 100% है। ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, टोटल 100% है। तो 50-50 होगा दोनों, 50-50 तभी 100% है। मान लो ए प्लस जी आपका टोटल 50% है। फॉर अ सेकेंड, थायमिन आपका 30% है, साइटोसिन ऑटोमेटिकली पता चल गया हमारा 20% है। तो साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है? ग्वानिन के साथ करेगा ना। तो अगर साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी आपका क्या होगा? ग्वानिन भी आपका 20% होगा। क्लियर बात है, ग्वानिन कितना होगा? 20%। आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में। केवल मैं आपको एनसीईआरटी का ही समझा रही हूं आज मैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए क्या आपका? डीएनए आपका एसिडिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है ना, फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से डीएनए आपका एसिडिक मॉलिक्यूल है। डीएनए इज एसिडिक मॉलिक्यूल। तो ये डीएनए जो है आपका रैप होता है। मैंने क्या कहा? डीएनए बहुत बड़ा है, तो जैसे ये आपका ऊन का गोला है तो इसके चारों तरफ ऊन इस तरीके से रैप होती है, वैसे आपका ये हिस्टोन है और हिस्टोन के चारों तरफ आपका डीएनए इस तरीके से क्या होता है? रैप होता है। तो डीएनए आपका एसिडिक है, तो ये हिस्टोन क्या है आपका? हिस्टोन बेसिक होगा। एसिडिक और बेसिक एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये मान लो हिस्टोन आपका बेसिक है, डीएनए इसके चारों तरफ इस तरीके से राउंड 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 फॉर्म में रैप होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये आपका बेसिक प्रोटीन है। क्या है? बेसिक प्रोटीन। इसी के अराउंड डीएनए रैप होता है। डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड आपका डीएनए जो है वो रैप होता है। अब मैंने क्या कहा? हिस्टोन प्रोटीन आपका बेसिक प्रोटीन है। अब बेसिक प्रोटीन है तो यानी प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड आपको पता है 3 तरीके के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, राइट। तो यानी बेसिक अमीनो एसिड में कौन से अमीनो एसिड यहाँ होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड में मेनली जो यहाँ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके आर्जिनिन। हिस्टोन प्रोटीन में जो बेसिक अमीनो एसिड अबंडेंटली पाए जाते हैं वो आर्जिनिन और लाइसिन पाए जाते हैं। आर्जिनिन, लाइसिन जो है ये अबंडेंट होते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन में। क्या है? ये बेसिक अमीनो एसिड है, तभी तो बेसिक प्रोटीन बना है। आर्जिनिन का जो रिप्रेजेंटेबल यहाँ पर सिंबल है वो आर है, लाइसिन का के होता है। क्लियर? सो यहां पर ये आपका इस तरीके से अच्छा, टाइप ऑफ हिस्टोन के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्टोन आपका बेसिकली 5 टाइप का होगा। कौन कौन सा? H1, H2A, H2B, H3 और H4। यहाँ पर दो दो पीस होंगे, दो दो पीस होंगे। यहाँ पर H2A के 2 पीस हैं, ये H2A, फिर ये H2A, 2 पीस हैं। H2B के भी 2 पीस हैं, H3 के भी 2 पीस हैं और H4 के भी 2 पीस हैं। टोटल कितने होंगे? 8 हो गए ना। 2 2 2 2 2 2 4 2 6 और 2 8। 2 H2A हैं, 2 H2B हैं,
ये भी H2B है, ये भी H2B है, ये भी H2B है, ये भी H2B है, सॉरी H3, ये H3 है, ये भी H3 है, ये H4 है, ये भी H4 है। तो आपका ये कुछ इस तरीके से गोला सा दिखेगा आपको, ये दो पार्टीशन, फिर ये इस तरीके से ऑक्टामर फॉर्म में होता है। ये इस तरीके से 8 है ना टोटल, तो हिस्टोन ऑक्टामर। H1 का क्या काम है ये भी मैं बताऊंगी। तो ये सारे मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं। कौन कौन से? 2H2A, 2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4, टोटली 8 हो गए। तो सारे मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं, गोला सा बना लेते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ आपका जो आपका डीएनए है वो रैप्ड होता है। कैसे, ये देखिए। ये आपका डीएनए है, फिर यहां पर हिस्टोन ऑक्टामर है, इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर है। ये क्या है, इसको मैं यहां मेंशन कर देती हूँ, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर समझ रहे हो ना, H2A, H2B, H3, H4 सबके दो दो पीस यहाँ पर प्रेजेंट है। एक और हिस्टोन ऑक्टामर, एक और हिस्टोन ऑक्टामर। और आपका जो डीएनए है वो यहाँ पर इस तरीके से 2 बार यहाँ टर्न मारता है, 2 बार, एक बार फिर एक बार, फिर अगले में चला जाता है, एक बार फिर एक बार। ये रैप है आपका, डीएनए रैप हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पर, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका है डीएनए, दिस वन इज डीएनए। तो पूरा एक स्ट्रक्चर है ये आपका, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया यहां से यहां, ये यहां से यहां तक। ये जो है इसमें आपका क्या क्या है, हिस्टोन है और डीएनए है। इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। वन वर्ड में इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, वी कॉल्ड इज न्यूक्लियोसोम। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम है। इसमें कितने डीएनए के बेस पेयर जो हैं वो यहां पर लिपटे हुए होते हैं। डीएनए में बेस पेयर होते हैं ना, ATGC। एक न्यूक्लियोसोम में आपका हिस्टोन और डीएनए एक न्यूक्लियोसोम है। इस न्यूक्लियोसोम में टोटल 200 बेस पेयर लिपटे होंगे। कितने बेस पेयर लिपटे होंगे? इसमें जो डीएनए के बेस पेयर लिपटे होंगे, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर लिपटे होंगे डीएनए के। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये जो है, यहां पर एक ये बीच वाला जो है ना, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। ये एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। ये लिंकर डीएनए किसके साथ जुड़ा होता है? यहां पर एक प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये डीएनए है ये आपका लिंकर डीएनए है। इस तरीके से जब आप इसको देखते हो ना, अभी तो मैंने बहुत क्लियरली आपको विजुअलाइज तरीके से आपको दिखाया है। जब आप इसको देखोगे तो ये जब बाहर निकलेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहां पर इस तरीके से दिखेगा ये न्यूक्लियोसोम, फिर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ये जब बाहर निकलेगा, न्यूक्लियोसोम और डीएनए, समथिंग लाइक दिस। इसको बोलते हो बीड्स, लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये है आपका क्रोमेटिन। ये जो थ्रेड लाइक आपको दिख रहा है ये क्रोमेटिन है, इसको आप बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलते हो। ये क्या है, क्रोमेटिन। जो आप इसको थोड़ा सा और देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको कि न्यूक्लियोसोम जो है छोटा छोटा सा, फिर उसके ऊपर डीएनए, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके बाद में आप देखिए यहां पर ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग है इस तरीके से, ये क्रोमेटिन है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीच में यहां पर एक प्रोटीन यहां पर इनको दिखता है इस तरीके से, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। एक प्रोटीन यहां पर पड़ा हुआ होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन
प्लाज्मीन प्रोटीन। तो ये क्या हो जाती है, ये जो बेट्स ऑन स्ट्रिंग है ये यहां पर जाएगा, यहां पर जाके ये इस तरीके से कर्ल फॉर्म में जाएगा। यहां से जब ये निकलेगा इस तरीके से, तो यहां से बाहर निकलेगा, एक कर्ल फॉर्म में बाहर निकलेगा इस तरीके से, कर्ल फॉर्म में, ये इस तरीके से कर्ल फॉर्म में यहां से बाहर निकलेगा। ये आपका डीएनए, और ऊपर आपको पता ही है हिस्टोन जुड़ा होता है इसके पास में, हिस्टोन प्रोटीन यहां जुड़ा हुआ होगा इस तरीके से, हिस्टोन प्रोटीन यहां जुड़ा हुआ होगा। और यहां पर ये आपका देन ये क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम, यहां पर एक प्रोटीन होगा जिसको बोलोगे आप, यहां पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है इस तरीके से, एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा दैट इज नोन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यहां पर जाकर ये आपका इस तरीके से, इसके ऊपर जाके इस तरीके से राउंड 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 फॉर्म में यहां पे रैप हो जाता है। क्लियर है किस तरीके से आपका डीएनए जो है वो पैक्ड फॉर्म में होता है। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर जो हिस्टोन है, हिस्टोन आपका एक बेसिक प्रोटीन है क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड से मिलके बना होता है लाइक आर्जिनिन और लाइसिन। इस बेसिक प्रोटीन के ऊपर आपका एसिडिक डीएनए रैप होता है। मान लो ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, H2A, H2B, H3, H4 के दो पीसेज है, इसके ऊपर डीएनए इस तरीके से जुड़ा होगा, एक न्यूक्लियोसोम बन गया। तो डीएनए कितने बेस पेयर जुड़े हैं, ATGC, ऐसे 200 बेस पेयर बोल रही हूँ मैं, बेसिस बात करोगे तो 400, तो बेस पेयर कितने जुड़े हैं, 200 जुड़े हैं। इसके बाद जब ये बाहर निकलेगा ना, तो यहाँ पर एक क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा, और उसमें ये ऐसा दिखेगा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन है उसके ऊपर जो ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम छोटा छोटा दिखेगा, ऐसा दिखेगा जैसे बीड्स पड़े हुए, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद में जब ये क्रोमोसोम में जाता है तो कर्ल फॉर्म में इस तरीके से नॉन हिस्टोन जो वहां पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोमल प्रोटीन, वहां पर जाके बाइंड हो जाता है। और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लोग, अभी तो मैं आपको केवल एनसीईआरटी बेस्ड में चीजें आपको समझा रही हूँ कि ताकि एक बेसिक आपका क्लियर हो जाए। जैसे आज के लेक्चर में आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कि बी डीएनए होता है, बी डीएनए में इस तरीके से एक टर्न, इस तरीके से एक टर्न होता है। तो ये टर्न का कितना लेंथ होता है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। इस एक टर्न में ही टोटल कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। बेस के बारे में बात करें तो 20 बेस प्रेजेंट होते हैं, और दो बेस के बीच की अगर लेंथ बात करूं, टोटल एक टर्न की लेंथ कितनी है, 34। दो की लेंथ की बात करूं, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की, टोटल 10 बेस हैं, तो 34/10 इज इक्वल टू 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। इतनी चीज आपको याद हो गई। चारगाफ रूल आपको पता होगा कि प्यूरिन हमेशा पिरामिडिन के साथ में हमेशा पेयर करेगा। ये आपको पहले भी पता थी कि एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करता है। तो आपको और क्लियर हो गया होगा कि आपका एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन है और थाइमिन साइटोसिन पिरामिडिन है, तो हमेशा प्यूरिन पिरामिडिन के साथ पेयर करता है। इसके बाद में किस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है, इतना बड़ा आपका डीएनए होता है, वो छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आ जाता है, वो इस तरीके से लिपटा हुआ होता है, जैसे कि आपका ऊन लिपटा होता है गोले के ऊपर, वैसे ही आपका हिस्टोन के ऊपर आपका डीएनए रैप होता है। इसके अलावा किस तरीके से डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, क्यों एक पैरेलल आपका चेन होगा, क्यों दूसरा एंटी पैरेलल चेन होगा, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस को आपस में पेयर करना है, इसलिए एक दूसरे वाला चेन एंटी पैरेलल हो जाता है ताकि उसका नाइट्रोजनस बेस दूसरी चेन के नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयर कर सके। न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका 3 चीजों से मिलकर बनता है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं आपको बताना भूल गई, कि मैंने आपको कहा ना न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना है। अगर केवल आपके पास में नाइट्रोजनस बेस है प्लस राइबो शुगर है, फॉस्फेट नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोसाइड टर्म होता है, जो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया। फॉस्फेट जब एब्सेंट है न्यूक्लियोटाइड में से, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ नोट में।
न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फोस्फेट। न्यूक्लियोटाइड माइनस फोस्फेट का मतलब क्या है कि केवल आपके पास में राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, तो इन दोनों को आप न्यूक्लियोसाइड बोलते हो। जब फोस्फेट ऐड हो जाता है तीसरा, तो इनको न्यूक्लियोटाइड बोल देते हो। ठीक है, इस तरीके से राइबोज शुगर और डिऑक्सी राइबोज शुगर में क्या फर्क होता है समझ आ गया कि राइबोज शुगर में 2 प्राइम पर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर में 2 प्राइम पर आपका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इसी के साथ में जो आपका पेंटोज शुगर होता है वो ओपन चेन से किस तरीके से रिंग चेन में आता है, ये आपको समझ में आ गया। इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ये आपको समझ में आ गया। फोस्फेट आपका एसिडिक होता है। डीएनए क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि फोस्फोरिक एसिड से आपको फोस्फेट ग्रुप मिला है, एसिड जुड़ा हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड में। कौन सा एसिड? फोस्फोरिक एसिड, इसलिए आपका डीएनए एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो यहां पर तीसरी चीज क्या समझ में आई कि जो फोस्फेट ग्रुप होता है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है? फोस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ा होता है? दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो फोस्फोरिक एसिड है उसका OH और ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम का OH आपस में लिंक होते हैं और एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि एक फोस्फेट ग्रुप एक राइबोज शुगर के साथ में, एक खुद के राइबोज शुगर के साथ में और एक ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 3 प्राइम OH के साथ में फोस्फोएस्टर बॉन्ड बना रहा है, इसलिए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में फोस्फोडाइएस्टर यानी 2 एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। क्लियर बात? इतनी मैंने बहुत इन डेप्थ में आपको एक एक स्ट्रक्चर ओपन करके बताया है कि क्यों कहा जाता है कि आपका जो डीएनए वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। क्यों कहा जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है? क्योंकि एस्टर बॉन्ड का 2 बार फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बेसिक समझाती हूँ डीएनए रेप्लिकेशन का। ये मैं केवल आपको 11th-12th के एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट समझा रही हूँ, अभी तो मेन टॉपिक स्टार्ट भी नहीं किया है। कल भी बेसिक ही समझाऊंगी, परसों से हम लोग मेन जो अपना टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले बात करते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा के बारे में। किसने दिया था ये दिया था आपका क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक मैंने आपको बताया था ना, जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ये वाला, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो क्रिक ने ही आपका सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया था। सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर सेल। कैसे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है? तो डीएनए से आपका क्या बनता है? डीएनए से आपका बनता है आरएनए, आरएनए से आपका बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए का बनना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। वेट फॉर अ सेकेंड। यस, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। और डीएनए खुद की ही कॉपी बनाएगा। जब डीएनए जब खुद की ही कॉपी बनाए, अपनी ही कॉपी बनाए, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए खुद की ही कॉपी बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब होता है खुद की ही कॉपी बनाना। तो आज का हमारा मेन फोकस है डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। आपका पूरा बॉडी जो है वो पूरा आपका डीएनए आपके जीन ही बताते हैं। जैसे जीन क्या होते हैं? जीन ही तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि आप कैसे दिखोगे, आपके हेयर्स कैसे दिखेंगे, आपकी आंखें कैसे दिखेंगे, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बताता है? ये जीन बताता है। और जीन क्या होता है? जीन पार्ट ऑफ डीएनए। मान लो ये आपका एक डीएनए है, ये कोई एक जीन है, ये कोई जीन है, इतना पोर्शन कोई जीन को इनकोड कर रहा है, इतना पोर्शन को एक जीन को इनकोड कर रहा है। बीच वाला जो रीजन है इसको स्पेसर डीएनए बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो जीन है, यही जीन आगे चल के आरएनए बनेगा और यही आरएनए आगे चल के प्रोटीन बनेगा। पैरेलली मान लो ये वाला जीन किसी और चीज को एक्सप्रेस कर रहा है प्रोटीन फॉर्म में, ये किसी और चीज को एक्सप्रेस कर रहा है,
तो जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड। तो ये तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं सब में सेम काइंड ऑफ डीएनए होता है। अब एक्सप्रेशन कौन से जीन का ही डिपेंड करता है ना, जो मैं स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बता चुके हूँ। ओके, सो डीएनए एप्लीकेशन में एक यूकैरियोटिक में होता है, जैसे ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? यूकैरियोट्स है। ई के यानी यूकैरियोट्स। इकोलाई क्या है आपका? इकोलाई आपका प्रोकैरियोट है, ठीक है। फर्क क्या होता है कि इकोलाई जो होता है, इकोलाई का जो डीएनए होता है वो बहुत छोटा सा होता है और कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। और हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर लीनियर डीएनए होता है, इस तरीके से लीनियर डीएनए। एक फर्क तो ये होता है। फिर क्या होता है यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे होता है? जैसे ये एक डीएनए है, ये आपका डीएनए है, ठीक है। डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ये गया और एक स्ट्रैंड ये गया, दोनों सेपरेट होते हैं। मान लो कि एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, मान लो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है। पहले दोनों एक साथ है, जोड़ा है, पेयर है, डीएनए हमारा पेयर में होता है। दोनों अलग अलग हो गए, हस्बैंड अलग हो गया, वाइफ भी सेपरेट हो गई। वाइफ ने नई शादी कर ली, यहाँ पर एक नया हस्बैंड इसका, और हस्बैंड ने भी नई शादी कर ली, यहाँ पर एक नई वाइफ। यानी कि मेन कहने का मतलब क्या है, जो आपका ओल्ड डीएनए है ना, ओल्ड डीएनए का केवल 50% सिमिलर होता है न्यू डीएनए में। जो रेड वाला स्ट्रैंड अब आपको दिखा रहा है 50% सिमिलर है और 50% न्यू है। 50% क्या है? 50% न्यू है। कैसे न्यू बना? ओल्ड वाले को रीड करके नया बना। तो यहाँ पर 50% है, पूरा कंजर्वेटिव नहीं है डीएनए, पहले वाले जैसा पूरा नहीं है, आधा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इसको कहा जाता है, जो हम लोग नॉर्मली स्टडी करते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगर सेम टू सेम यही होता ना कंप्लीट, तो इसको हम लोग बोल देते कंजर्व, फुल्ली कंजर्व। लेकिन हमारा ऐसे रेप्लिकेशन नहीं होता, 50-50% होता है। इसको मैं हटा देती हूँ अब। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा इस तरीके से डीएनए है। लेट्स सपोज इस तरीके से हमारा डीएनए है। यहां पर ये ए ए ए टी 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 ए टी, इसके बाद यहाँ जी टी ए सी, इस तरीके से ये सी ए सी जी। ए और टी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। जी और सी के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपके पास में दो लकड़ियां हैं, दो लकड़ियों को तोड़ना आसान है, तीन लकड़ियों को तोड़ना आसान है? दो लकड़ियों को तोड़ना आसान है। दो लकड़ियों को तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू तीन लकड़ियां आपके पास, उनको तोड़ना। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच दो बॉन्ड है, इनको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है, इनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। और ये बहुत सिंपल सी बात है, और ये आपके CSIR में किसी क्वेश्चन में एज इट इज लाइन लिखी हुई थी
कि कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपकी एक एंजाइम होती है जो कि ये देखती है कि कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना, ढूंढती ढूंढती आती है, कुछ इस तरीके की दिखती है वो, कुछ इस तरीके की। तो ये क्या करती है, एटी रिच रीजन को ढूंढती है कि मैं इसको आराम से तोड़ सकती हूँ, तो एटी रिच रीजन को ढूंढती है, इसको रिकॉग्नाइज करती है। अब देख सकते हो दिख भी ए टाइप की रही है, ये एंजाइम ए टाइप की ही दिख रही है, देखो इसको बोल दोगे आप डीएनए ए प्रोटीन। ये क्या करता है, डीएनए ए प्रोटीन ये एटी रिच रीजन को ढूंढता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है। ये एटी रिच रीजन है, ये आपका ओराई साइट होगा, यहीं से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं बहुत सारी जगह से। जैसे मैंने कहा ना, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, तो इस जीन में भी रेप्लिकेशन, इस जीन में भी रेप्लिकेशन। लेकिन इकोलाई का छोटा सा डीएनए होता है, तो एक ही ओराई साइट होती है। हमारे अंदर तो बहुत सारी ओराई साइट, बहुत सारी जगह पर रेप्लिकेशन हो सकता है। तो हमारे अंदर मल्टीपल ओराई साइट होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर सिंगल ओराई साइट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओराई साइट होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल ओराई रीजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डीएनए ए प्रोटीन ने रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करके क्या करेगी, अब इसको ओपन करेगी, खींचेगी, ओपन करेगी इस तरीके से। ये जुड़े हुए हैं ना, तो इस तरीके से ऊपर बैठ गई, ऊपर से इसको ऐसे धागे की जैसे ऐसे खींचेगी बीच में से, ठीक है। तब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये अब कुछ इस तरीके से दिखेगा क्योंकि बीच में से बैठ के से खोल दिया इसको। जैसे रस्सी इस तरीके से जुड़ी हुई है रस्सी आपकी, और बीच में से आके आप इसको ऐसे खोल दो रस्सी को, है ना, तो इस तरीके से दिखेगी। तो अब यहां पर इसको बोलते हो आप लोग डीएनए में ये जो ओपन किया आपने, इसको बोलते हो रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलते हो इसको, रेप्लिकेशन बबल। मान लो एटी जीसी एटी 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 इस तरीके से। अब यहाँ पर ये वापस से बाइंड हो सकते हैं, वापस से जुड़ सकते हैं, तो जल्दी से यहाँ एक प्रोटीन लगा दिया जाता है जिसको बोलते हो आप एसएसबी प्रोटीन। यहाँ एक प्रोटीन लगा दिया जाता है ताकि वापस से जुड़ ना जाए, रीवाइंड ना हो जाए। वापस से भी तो जुड़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एटी की कॉम्प्लीमेंट्री है, टीए की कॉम्प्लीमेंट्री है, वापस से जुड़ सकते हैं। तो वापस से जुड़ ना जाए, रीवाइंडिंग ना हो जाए, री मतलब दोबारा वाइंडिंग यानी जुड़ ना जाए, इसलिए यहाँ पर एक प्रोटीन लगा दिया जाता है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। फुल फॉर्म क्या है इसकी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये यहां पर लगा दिया जाता है ताकि दोबारा से जुड़े ना। जैसे आप होते ना घरों में, जैसे कपड़े सुखाने जाते हो तो ऊपर उसके वो चिमटी सी लगा देते हो ताकि कपड़े आपके उड़े ना, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, वैसे ही यहाँ पर भी इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके अटैच कर दिया जाता है ताकि वापस से आपका डीएनए जुड़े ना। अब यहाँ पर let me take one more slide। अब यहाँ पर जनरली जब आप देखते हो ना, इसको बीच में से हाफ में ही हम लोग इस तरीके से, जैसे इस तरीके से, ये दो रेप्लिकेशन फोर्क होती है, एक ये होती है रेप्लिकेशन फोर्क और एक ये रेप्लिकेशन फोर्क। तो हाफ में ही हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन समझते हैं, तो हाफ बना लेते हैं इसको, एक रेप्लिकेशन फोर्क बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी एक रेप्लिकेशन फोर्क है, ठीक है। ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब जिसको देखकर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, डीएनए टेम्पलेट। ये आपका है 3 प्राइम, ये आपका है 5 प्राइम। ये 3 प्राइम पे हमेशा OH रहता है, तो आपको याद है ना 5 प्राइम पे हमेशा फॉस्फेट रहता है, ठीक है। अब यहां पर कौन डीएनए रेप्लिकेशन करता है, कौन सा एंजाइम होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा,
वो एंजाइम है आपका डीएनए पोलिमरेज। इसका नाम डीएनए पोलिमरेज क्यों पड़ा? क्योंकि डीएनए में एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करके डीएनए को पॉलीमर बनाता है, एक एक मोनोमर ऐड करेगा और मोनोमर ऐड करके एक पॉलीमरिक डीएनए बनाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डीएनए पोलिमरेज। और किसको रीड करता है? डीएनए के टेम्पलेट को रीड करेगा ये। जैसे मान लो यहाँ ए है, यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, तो ए को रीड करके टी लगा देगा, टी को रीड करके ए लगा देगा, जी की जगह जी के नीचे सी लगा देगा, सी के नीचे जी लगा देगा एक नए टेम्पलेट पे। तो ये डीएनए को रीड करता है, तो डीएनए को रीड करके ही डीएनए बताता है, तो इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए टेम्पलेट को रीड करेगा, इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पोलिमरेज। कौन सा एंजाइम है ये? डीएनए पोलिमरेज थर्ड है बेसिकली। क्लियर है? अब डीएनए पोलिमरेज थर्ड की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती हैं? हम डीएनए पोलिमरेज को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट होती है, क्योंकि ये हाईली इफिशिएंट होती है। मेनली डीएनए पोलिमरेज 1 2 3 4 5 ये होते हैं, ये आपके जनरली प्रोकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोट्स में जनरली आपका डेल्टा लैम्डा इन सब के बारे में बात करते हैं। ये जब हम मेन डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे डिटेल में तब बताऊंगी मैं आपको। तो डीएनए पोलिमरेज आपकी हाईली इफिशिएंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई का जो डीएनए होता है ना, वो आपका होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर का। इसी को ये रेप्लिकेट कर देती है डीएनए पोलिमरेज 18 मिनट में कंप्लीट। अब देख सकते हो कितनी इफिशियंसी है इसकी, 18 to 20 मिनट में रेप्लिकेट कर देती है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है डीएनए पोलिमरेज की, कुछ कंडीशन है डीएनए पोलिमरेज की। क्या क्या कंडीशन है? कुछ डिमांड है इसकी। ये डिमांड रखती है कि मैं हमेशा रीड करेगी टेम्पलेट को, इट रीड टेम्पलेट स्ट्रैंड फ्रॉम 3 5 to 5 प्राइम डायरेक्शन, 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेगी। मतलब जो आपका ये डीएनए है, ये आपका क्या है? ये आपका मान लो 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। ये नीचे वाला कौन सा होगा? नीचे वाला होगा ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। तो ये डीएनए पोलिमरेज 3 प्राइम to 5 प्राइम में ही रीड करेगी, ये 3 प्राइम to 5 प्राइम में रीड करेगी। अच्छा ये 5 प्राइम है, अगर मैं इधर से पूछूं ये कौन सा रीजन होगा? 3 प्राइम के साइड है तो ये 3 प्राइम, इतना इतना ये है ना। तो यानी कि ये 3 प्राइम वाले रीजन यानी यहां पर जाके बैठेगी, फिर ये यहां से यहां रीड करेगी 3 प्राइम to 5 प्राइम नीचे वाले स्ट्रैंड को। समझ में आई बात? 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन में ही रीड करेगी। ये इसका एक अलग से इसका एक जलवा है। इतनी बात समझ आई? जैसे अगर मैंने ये बोला, ये मान लो आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तो कौन सा 5 प्राइम होगा? जो 5 प्राइम के साइड है ये 5 प्राइम, 3 प्राइम के साइड है 3 प्राइम, है ना। तो यहां पर वैसे ही मान लो यहां पर मैंने कोई एक पॉइंट, क्योंकि ये नीचे वाला स्टैंड तो 5 प्राइम to 3 प्राइम है, डीएनए पोलिमरेज इसको कैसे रीड करेगी? यहां से तो रीड कर ही नहीं सकती क्योंकि 5 प्राइम है। मैंने कहा 3 प्राइम वाले रीजन से रीड करती है। तो ये वाला रीजन लेट सपोज ये आपका 3 प्राइम होगा क्योंकि 3 प्राइम के साइड है। तो अब यहां पर बैठेगी आपकी डीएनए पोलिमरेज, यहां आके बैठेगी और 3 प्राइम से 5 प्राइम यानी इस डायरेक्शन में रीड करेगी और ऊपर वाले को इस डायरेक्शन में रीड करेगी। ठीक है, यानी टेम्पलेट कैसा होना चाहिए? टेम्पलेट आपका होना चाहिए 3 प्राइम to 5 प्राइम। अब 3 प्राइम से रीड करती है तो ये क्या करेगी? ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगी, तो 5 प्राइम से ये पोलिमराइजेशन स्टार्ट करेगी। तो सेकेंड पॉइंट ऐड करो, पोलिमराइज न्यू स्ट्रैंड फ्रॉम 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। समझ आ गई बात? टेम्पलेट होना चाहिए 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, खुद पोलिमराइज करेगी 5 प्राइम to 3 प्राइम। 3 प्राइम पे ये OH होना चाहिए फ्री, ये इसकी कंडीशन है। यहां पर भी 3 प्राइम का OH फ्री होगा टेम्पलेट पे, ये इसकी कंडीशन है। और ये 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में पोलिमराइजेशन करेगी।
ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे काम करेगी, ऊपर वाले स्ट्रैंड पे और नीचे वाले स्ट्रैंड पे, देख रहे हो? तो वर्क ऑन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, ऊपर वाले पे देखो अलग से काम कर रही है, नीचे वाले पे अलग से काम कर रही है। तो देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगी। और भी इसकी प्रॉपर्टी है, वो भी मैं पैरेलली आपको लिखवाती चलूंगी। ये इस तरीके से आपका ये डीएनए है। यहाँ पर तो आपके ये नाइट्रोजनस बेस आपस में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एटीजीसी जो भी हैं ये आपके। और यहाँ पर ये ओपन हो गया है इस तरीके से। ये आपका लेट सपोज 3 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम है, ये आपका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, ये बोलती है कि मुझे एक नया स्ट्रैंड चाहिए, मेरे को थोड़ा सा इसकी कंडीशन है कि मुझे एक पीस ऑफ आरएनए चाहिए, मैं तभी काम करूंगी। डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन है कि पीस ऑफ आरएनए मेरे को चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का इसको पीस ऑफ आरएनए दे देते हैं। ये क्या है, ये पीस ऑफ आरएनए है। 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। न्यूक्लियोटाइड, एनटीएन न्यूक्लियोटाइड, इसको बोलते हो आप प्राइमर। क्या बोलते हो, प्राइमर बोलते हो। जैसे मान लो ये ए टी जी सी जो है, यहाँ पर मान लो टी है, ए है, सी है, जी है, तो यहाँ पर टी, यहाँ पर तो टी है, तो यहाँ पर ए आ गया। ए की जगह यहाँ पर टी की जगह यू आएगा, है ना, आरएनए में। 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का इसको प्राइमर चाहिए, तो हम आरएनए प्राइमर इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। अब बोलती है डीएनए पॉलीमरेज, सो रिक्वायर अ पीस ऑफ आरएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर, जो कि 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड का होगा। अब आपकी ये महारानी आती है, दैट इज आपकी आरएनए पॉलीमरेज। अब बोलती है अब मैं काम कर दूंगी, तो अभी अभी बैठती है, फिर ये काम करना स्टार्ट करती है। मान लो यहाँ पर टी है, ए है, जी है, सी है, तो टी की जगह ए लगा देगी, ए की जगह टी लगा देगी, जी की जगह सी लगा देगी, सी की जगह जी लगा देगी। अब मान लो इससे एक गलती हो गई। गलती क्या हुई, इसने जी की जगह जी ही लगा दिया और आगे बढ़ गई और सी की जगह जी लगा दिया। यहां तक ये पहुंच गई, करती जा रही है काम, ये 5 प्राइम पे पहुंच गई। ये इसका 3 प्राइम रीजन होगा, पीछे वाला है ना, क्योंकि पीछे वाला 3 प्राइम है। आगे पहुंच गई, इसने सोचा मेरे से गलती हो गई, कि थोड़ा से पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़ के जी को हटाएगी, उठाएगी जी को। जैसे एक होता है ना, इसकी एक पीछे भी आंख है, तो इसकी पीछे आंख है, पीछे वाली आंख ने देखा अरे मैंने जी की जगह जी लगा दिया, तो पीछे ऐसे मुड़ेगी और मुड़ के देखेगी मैंने जी की जगह जी लगा दिया, तो जी को हटाएगी, उसकी जगह सी फिट कर देगी। तो पीछे मुड़ी, तो इसके पास क्या है, पीछे मुड़ी है इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसके पास ये क्या है, इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो, यानी कि क्या कर रही है, ये बीच में से न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड में से कुछ तोड़ रही है, जी को हटा रही है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी है इसके पास। क्या, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं कि गलती हो गई तो ठीक करेगी। तो ये यहां पर नोट कर लेना। 5th पॉइंट क्या है, इट हैज एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, इट हैज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन से डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम, ये देखो ये ऊपर वाला जो है ना इसका, जो न्यूक्लियोटाइड यहां पर सिंथेसाइज कर रही है, तो ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है ना। तो 3 प्राइम से वापस ये 5 प्राइम वाले रीजन में घूम के देख रही है। तो इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है, इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये सी लगा देगी और यहाँ पर ये जी लगा देगी, ठीक है। इसके बाद में आगे यहाँ पर नीचे वाले स्ट्रैंड में क्या होता है, नीचे वाले में लेट सपोज ये वाला इसने 3 प्राइम अज्यूम किया, यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमर प्रोवाइड करवाया। इसके बाद में फिर ये काम करना स्टार्ट करती है 5 प्राइम से, फिर 3 प्राइम में यहाँ पर जाके ऐड करती है, ठीक है। फिर सेम यहाँ पर ओपन होता है थोड़ा सा यहाँ पर डीएनए, तो यहाँ पर एक प्राइमर लगेगा, ये इसका 3 प्राइम होगा। फिर यहाँ पर ये, फिर ये यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड बनाएगी। तो यहाँ पर बीच में गैप हो रहा है ना, लैग कर रहा है। नीचे जो बनेंगे ये लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएंगे, क्योंकि लैग कर रहा है। ऊपर वाले में कॉन्टिन्यूअसली बन रहा है, तो ऊपर वाला होता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड, या इसको कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड होता है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड।
और जो फ्रेगमेंट फॉर्म हो रहे हैं ना डीएनए के, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और आगे ये जो डीएनए, इसको ओपन कौन करते चल रहा है, इसको एक हेलिकेज एंजाइम ओपन करते चल रहा है। कौन? हेलिकेज एंजाइम। चाकू जैसा एंजाइम होता है, इस तरीके से एक चाकू जैसा एंजाइम होता है, इनको ओपन करते चल रहा है, दैट इज हेलिकेज एंजाइम। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता चलेगा, ओपन करता चलेगा, ठीक है। अब लास्ट में यहां पर हमें जोड़ना है, ये जो यहां पर ये बीच बीच में प्राइमर है ना, इन प्राइमर को हटा के जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहां पर सबसे पहले तो प्राइमर हटाना पड़ेगा। तो प्राइमर को कौन हटाता है? तो प्राइमर को हटाने के लिए यहां पर एक एंजाइम आता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस प्राइमर को हटाएगा, प्राइमर को यहां से हटाएगा, और प्राइमर को हटा के खाली जगह जो रह जाएगा ना, यहां पर डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड कर देगा, ए टी जी सी जो भी ऐड करना है वो ऐड कर देगा। तो डीएनए जो लास्ट में इस प्राइमर को हटाता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, रिमूव प्राइमर एट लास्ट, लास्ट में प्राइमर को रिमूव करेगा। जैसे लेट सपोज ये लास्ट में इस तरीके से ये पूरा आपका डीएनए बन गया, इधर से इधर, इधर से इधर तक। नीचे वाले में तो डिसकंटिन्यूअस बना है कि मान लो इतना छोटा सा बना, ये इतना छोटा सा बना है ना। यहाँ पर लेट सपोज आपका प्राइमर लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये प्राइमर लगा हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ये प्राइमर है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी नीचे वाले में ये प्राइमर है, ये प्राइमर है। तो प्राइमर को ही रिमूव करेगा, एंड प्राइमर को रिमूव करके एंड ऐड डीएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, ठीक है। यानी कि मीन्स रिप्लेस, प्राइमर में क्या था, आरएनए न्यूक्लियोटाइड थे, रिप्लेस आरएनए न्यूक्लियोटाइड बाय एडिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड, उसकी जगह डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहां पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गए। लेट सपोज ये नीचे वाले में डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए आरएनए पॉलीमरेज ने आके, इस तरीके से। ये तो आपका डीएनए था, नीचे वाले में डिसकंटिन्यूअस था, है ना, डिसकंटिन्यूअस था नीचे वाले में। डीएनए पॉलीमरेज 1 ने आके यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज 1 ने आके यहाँ पर लास्ट में डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, यहाँ पर भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, यहाँ पर भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। लेकिन नीचे वाले जो लैगिंग स्ट्रैंड वाले ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ये क्या है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है। तो ये तो इनके बीच में डिस्टेंस है, इनको आके कौन जोड़ता है, इसको आके जोड़ेगा एक एंजाइम जो कि ग्लू लाइक एंजाइम होता है, इस तरीके से ग्लू टपकाएगा और इनको जोड़ देगा। ये कौन सा एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऐड करेगा और इनको जोड़ देगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। ऐड क्या होते जा रही है, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है आपका डीएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया था ना, तो वो पूरा यहाँ पर ऐड होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, न्यूक्लियोटाइड का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, वो सिंपली मैंने ये बताया था कि बीच में शुगर होता है, इधर नाइट्रोजनस बेस होता है और इधर आपका एक फॉस्फेट होता है। लेकिन जो आपकी डीएनए पॉलीमरेज ऐड करती है ना, डीएनए पॉलीमरेज जो ऐड करती है वो कैसे ऐड करेगी, लेट सपोज ये शुगर है, नाइट्रोजनस बेस मान लो यहाँ एडेनिन है, फॉस्फेट यहाँ एक नहीं होता, 3 फॉस्फेट होते हैं, ध्यान रखिएगा 3 फॉस्फेट होते हैं, ये अल्फा, फिर यहाँ पर ये बीटा, फिर ये गामा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये क्या करेगी, ट्राइफॉस्फेट में होता है पहले, तो एटीपी फॉर्म में है, तो ये क्या करते हैं, यहां पर ये 2 बॉन्ड को ब्रेक करेगी, ठीक है, ये 2 बॉन्ड को ब्रेक करेगी, ये बीटा और गामा वाले को, और फिर इसको ऐड करेगी ये एएमपी फॉर्म में, ठीक है, फिर इसको ऐड करेगी। तो इनिशियली तो ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग कुछ और बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का, और देन हम लोग मेन अपना जो डीएनए एप्लीकेशन उस पर स्विच करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।